Hello friends, myself Pragya and you all are listening me on Eduforum Academy's YouTube channel. In this session, we will discuss about the detailed analysis of the Hindu newspaper. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का फर्स्ट पेज पे जो एक टॉपिक है बताने लायक वो ये है, थोड़ा फैक्चुअल है यूपीएससी के लिए लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्राइब्स के बारे में यूपीएससी अक्सर पूछता है। तो ये है टीवा ट्राइब। और ये जो बैग दिख रहे हैं ना पिक्स में, ये क्या करते हैं, झूम खेती करते हैं। झूम खेती समझते हैं ना? झूम खेती मतलब होता है कि एक जगह उन्होंने खेती की, कुछ दिन वहां रहे और उसके बाद वहां से जो जहां उन्होंने खेती की उस जगह को पूरा जला के फिर दूसरी जगह के लिए चलना शुरू, वहां जाके फिर कुछ दिन रुकते हैं। इनके आवास बदलते रहते हैं और आवास बदलने के साथ ही इनके जो खेती की जगह है वो भी चेंज होती रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं झूम खेती, मतलब एक से दूसरी जगह खेती करना। और इसमें होता है कि पुरानी जगह को ये लोग जला देते हैं, जो वहाँ डेब्रिस बचता है उसको जला देते हैं। तो ये झूम खेती जो है वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। तो इस पर कई जगह पाबंदी लगी है, सरकारें इसको रोकने की कोशिश कर रही है झूम खेती को। तो ये झूम खेती आपको याद रखनी है। साथ ही साथ ये भी याद रखनी है कि जो टीवा ट्राइब है, टीवा ट्राइब कहाँ है? कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ का? आसाम का। आसाम से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ है। तो कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट आसाम में वहाँ की है ये टीवा ट्राइब, ठीक। और ये क्या करते हैं, उधर ज़्यादातर धान की खेती होती है। तो ये जो लेके जा रहे हैं एक तरह से बड़े से डलिया जैसा, इसमें ये अपना धान का जो खेती है, उनका सामान प्रोडक्ट है, उसको लेके ये लोग जा रहे हैं। तो इसी के बारे में ये पिक दिखाया गया है। आसाम से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, काजीरंगा नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क। अक्सर एग्जाम में आता है, वनडे एग्जाम में तो ये आता ही आता है। यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क के पास कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको याद रखना है, ठीक। अक्सर यूपीएससी क्या पूछता है कि जब नेशनल पार्क के नाम देता है तो उसके आसपास से रिलेटेड जो नदियां होती हैं उन नदियों के बारे में वो मिलाने को ले देता है अपने कूट में, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लिंक आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। और काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों फेमस है? काजीरंगा नेशनल पार्क इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसोर्स पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनो मतलब एक सींग वाला गैंडा, ठीक। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। इस चीज को याद रखना। ये न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे अब तक जो लोग आते थे उनको जंबू मतलब हाथी और जीप, इनकी सफारी ये लोग क्या करते थे, इनसे वहाँ पे विजिट करते थे, घूमने जाते थे। अब वहाँ क्या किया है कि जैसे कि हर नेशनल पार्क में होता है और जो सेंचुरीज होती है इनमें भी होती है, कुछ एरिया रिजर्व की जाती है वहाँ पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनके लिए। वहाँ पे हर तरह की जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनको कंप्लीटली बैन किया जाता है। उसके बाद उसको बोलते हैं कोर एरिया। कोर एरिया के बाद जो एरिया बचता है उसमें वो लोग इन एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं, जैसे कि टूरिस्ट का आना, लोग विजिट करने आते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, अगर हल्का फुल्का उस कंस्ट्रक्शन को अलाउ करते हैं, वो भी किसके लिए? अगर वो वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनके हैबिटेट के लिए बनाया जा रहा है। तो अदर तरीके से कोई वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। तो अब ये है कि वहाँ पर घूमने जाएंगे आप तो आप अपने तो वहाँ पे साइकिल और बोट इनकी भी सवारी कर सकेंगे, इसलिए ये न्यूज में आया हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सेंचुरी का नाम भी बताया गया है, उस सेंचुरी को भी आप लोग जरा याद कर लीजिए। सेंचुरी का नाम है, एक मिनट में बताती हूँ, भोमोरागुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भोमोरागुरी, ठीक है। इसको जरा अच्छे से याद रखना, नाम थोड़ा नया है, याद करने में थोड़ी मुसीबत हो सकती है आपको, लेकिन याद करना है क्योंकि आसाम का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है, इसलिए ये जो फैक्चुअल नॉलेज है इसको आप जरूर याद रखिएगा। और इसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल था कि जब वहाँ पे साइकिल और बोट इनसे भी आप घूम सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में अगर आपको डॉल्फिन देखनी है तो आप इनकी सवारी भी कर सकते हैं, टूरिस्ट के लिए ये चीज अलाउ की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्या है न्यूज में। सिटी स्पेसिफिक न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती है इसलिए इनको हम सचेत छोड़ देते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
these news are not so important. कंप्लीटली ये पॉलिटिकल न्यूज है, और पॉलिटिकल न्यूज कोई भी हो आपको अवॉइड ही करनी है वो, ठीक है। किसी भी पार्टी से रिलेटेड कोई न्यूज हो उसको अवॉइड करना है। NFHS का ये सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आता है, उसने बोला है कि मोर फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन आसाम। आसाम से रिलेटेड एक और दूसरी न्यूज है कि ये अच्छी चीज है कि जो वहाँ पे लिंगानुपात है वो सुधर रहा है, क्योंकि पर 1000 मेल पे जो लड़कियों की कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रही है। ये आपके किसने बताया है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने, ठीक। और जो फर्टिलिटी रेट है वो भी डिप हो रही है, क्योंकि इंडिया का टारगेट है कि हमको 2.2 फर्टिलिटी रेट रखना है, इसलिए हर जो पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है उसके लिए आपको 2.2 फर्टिलिटी पर रखना है। तो यहाँ की जो फर्टिलिटी रेट है वो कितनी आ गई है? 1.9। तो लेटेस्ट सर्वे वो बता रहा है, अच्छी बात है ये। और उससे भी अच्छी बात ये है कि जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वो इम्प्रूव हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या है न्यूज में? These news are not so important. आप अपने लिए, अपनी खुशी के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। The root of agriculture crisis run deep। देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर दिन कोई ना कोई आर्टिकल आ रहा है, और हर दिन हम उस आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर पे आप ज़्यादा डिस्कस करने की मुझे लगता नहीं है कोई ज़रूरत है, क्योंकि आर्टिकल जब तक ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट चलेगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल डेली आएगा ही आएगा, लेकिन चीज़ें रिपीट होंगी, इसलिए इन चीज़ों को डीप में जाने की मैं ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझती हूँ। आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है। इनका यही कहना है कि बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं फार्मर से रिलेटेड, उनकी इनकम से रिलेटेड। प्रोटेस्ट का रीज़न क्या है? प्रोटेस्ट का रीज़न जो है आपका APMC, MSP, और इसके अलावा जो PDS सिस्टम है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, ये सब चीजें जो है वो किसानों के लिए एक मुख्य मुद्दा रही है, और इन्हीं चीजों को लेके हमेशा प्रोटेस्ट होता है कि भाई APMC अगर आप ठीक नहीं रेगुलेट नहीं कर पा रहे अपने APMC को, तो इसमें आप प्राइवेट सेक्टर्स को क्यों लेके आ रहे हैं? अगर प्राइवेट सेक्टर्स को लेके आ रहे हैं तो जो आपका किसान है वो उनसे प्रतिस्पर्धा, उनसे कंपटीशन नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका जो मूल्य है वो उसको नहीं मिल पाएगा, वो पिछड़ जाएगा। MSP रेट क्या है? जिस रेट पे मिनिमम, एक ऐसी मिनिमम रेट तय कर दी जाती है जिसपे सरकार किसानों से उनका जो सरप्लस प्रोडक्ट है उसको खरीदती है। जैसे कि अगर किसी राज्य में जरूरत है 1 कुंटल गेहूं की, अगर वहां 2 कुंटल गेहूं पैदा हो गया, तो बचा हुआ 1 कुंटल क्या होगा? वो किसान बेचेंगे किसको? अगर मार्केट में उन्हें सही कीमत नहीं मिल रही है उसकी, तो सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है कि इतना कीमत तो हम आपको आपकी जो अनाज है उसको देंगे ही देंगे। ये है आपकी MSP। अभी जो नए फार्म बिल है इसमें MSP को लेकर बहुत विरोध हो रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि हम MSP खत्म नहीं करेंगे, लेकिन किसानों का कहना है कि आप हमें इसकी लिखित में गारंटी दीजिए, क्योंकि जिस तरह आपने नियम बनाए हैं, जिस तरह आप प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं, उस हिसाब से आने वाले टाइम में MSP खत्म हो सकती है। PDS सिस्टम सरकार किसानों से खरीदती है MSP पे। उसके बाद ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, गरीब है, BPL वाले हैं, इनको सरकार कम से कम रेट पे ये अनाज है वो वितरित करती है, इसको बोलते हैं PDS सिस्टम। पब्लिक प्रोक्योरमेंट यही है, सरकार अनाजों को जो सरप्लस है उसको लेती है, तो सरकार एक तरह सुरक्षा देती है किसान के अनाज को, जिससे कि उनकी जो फसल है उसका कम से कम लागत मूल्य निकले, और उसके अलावा उनकी इनकम भी बढ़े। इन चीजों को लेके जो विवाद हो रहा है उसी को लेके पूरा आर्टिकल है कि सरकार को इन चीजों को रेगुलेट करने की जरूरत है। किसानों के साथ उनको ट्रस्ट जो है वो डेफिसिट नहीं रखना है, ट्रस्ट बनाना है कि किसान उनकी बात को समझ पाए, और साथ में इन चीजों को कहीं ना कहीं किसानों को इन चीजों की बहुत जरूरत है, तो इसलिए इन चीजों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अगर किसान इन चीजों की लड़ रहे हैं तो अगर आपके पास इसका कोई अल्टरनेट है तो आप लेके आइए, नहीं तो इन चीजों को एज सच एज रहने दीजिए। और हरियाणा अगर हम बात करते हैं, हरियाणा और पंजाब की, यहाँ के जो 2 जगह हैं इनके किसान सबसे ज्यादा विरोध में। यहाँ का रीजन ये है कि यहाँ जो सरप्लस प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, लगभग 80% इनका सरप्लस है वो सरकार खरीदती है, बाकी में अदर स्टेट। अगर दोनों मिला के देखा जाए तो यहाँ दोनों स्टेट का सरप्लस प्रोडक्ट इंडिया में सबसे ज्यादा हाई है, तो इसलिए यहाँ के किसान सबसे ज्यादा खुद को खतरे में महसूस कर रहे हैं। अब इस चीज से हम आगे बढ़ते हैं
कि किसानों से संबंधित समस्याएं हो गई, और इसमें वही सारी चीजें रिपीट होंगी आपकी, इसलिए मैं इन चीजों को नहीं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती, क्योंकि पहले डिस्कस हो चुकी है। हाँ, कुछ नया दिखेगा उसको जरूर लेके आएंगे आप सबके सामने, और जिसकी डीप स्टडी भी की जाएगी। ये है एक आर्टिकल, डेंजरस इम्पास। अभी कुछ दिन पहले हमारे जो विदेश मंत्री थे मिस्टर जयशंकर, उन्होंने कहा था कि चाइना के साथ प्रॉब्लम ये है कि चाइना के साथ जब भी कोई ऐसा बॉर्डर डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व होने में सालों लग जाते हैं। इन्होंने एग्जांपल दिया था 1986 में एक बॉर्डर डिस्प्यूट, चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसको सॉर्ट आउट करने में उन्होंने 9 साल लिए थे। इसको क्या बोला गया था? सुमजोरोंग क्राइसिस। इसने 9 साल ले लिए थे रिजोल्व होने में। और अभी सिचुएशन इंडिया की और चाइना की है वो लोग 30-40 साल में पिछले सबसे ज्यादा हम लोग क्रिटिकल सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम दो देशों के संबंध की बात करें, आपसी रिलेशनशिप की, तो सबसे ज्यादा खराब हालत में इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप अभी चल रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो विवाद है उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की जा रही प्रॉपरली, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं कि उनकी वजह से वहां पर क्राइसिस है। चाइना बोल रहा है इंडिया की तरफ से क्राइसिस है, इंडिया कह रहा है चाइना की तरफ से क्राइसिस है, लेकिन इसको शॉर्ट आउट करने की अभी तक कोई भी ऐसी कड़ी नहीं निकल के आई है जिससे ये मामला सुलझ सके। और ये भी बोला गया कि अगर दोनों देशों को अपने आपसी संबंध विकसित करने हैं तो इस चीज पे जो यहाँ पे जो विवाद है, गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, उसके बाद से ये विवाद चल रहा है और 1 महीना हो गया है लगभग आखिरी वार्ता हुए, और उसके बाद भी कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आया है। इसलिए उन्होंने उनका खुद का पर्सनल ये जो व्यू है कि अगर दोनों देशों को अपने संबंध अच्छे विकसित करने हैं तो इस मामले को सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। और अभी प्रेसिडेंशियल मीट जो होनी थी वो हमारी तरफ से कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि उस पर कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। और चाइना की तरफ से अगर देखा जाए तो वो सीधा ये बोलते हैं कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली लाइज विद द इंडियन साइड। तो ये दोनों एक दूसरे पे जो ब्लेम गेम खेल रहे हैं, इसका कोई सॉलिड नतीजा निकल के नहीं आ रहा है। इसी पे उन्होंने चिंता व्यक्त की है। इसमें हमारे जो फॉरेन विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उनकी तरफ से जो इश्यू ये है वो निकल के आया है, उनका व्यू निकल के आया, उसी पे ये आर्टिकल था। एक अभी चल रहा है फेसबुक के खिलाफ काफी सारे लॉ स्विच हैं वहां पे यूएस में, वो इकट्ठे हो गए हैं। क्यों हो गए भाई? क्योंकि फेसबुक पे ये आरोप लगता आ रहा है कि फेसबुक के मार्केट में कोई भी अगर चीज है तो वो तब तक सक्सेसफुल नहीं मानी जा सकती जब तक कि उसके कुछ विरोधी ना हो, राइवलरी ना हो। जब तक अगर कंपटीशन करने वाला कोई नहीं होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो चीज बेस्ट है? बेस्ट तब चुना जाता है जब काफी सारी चीजें हो, काफी सारी प्रोडक्ट हो मार्केट में, अगर आपको एक सिलेक्ट करना हो तो हम बोलेंगे दिस इज द बेस्ट। बट इन केस कोई हो ही ना, सिर्फ एक सिंगल ही चीज बन के रह जाओ, आपकी मजबूरी बन जाए इस प्रोडक्ट को लेना, तो ये बेस्ट नहीं करी जा सकती, और ये मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ बात किसकी हो रही है? यहाँ बात हो रही है आपका सोशल मीडिया की। अब यहाँ इनोवेशन की जरूरत है। मार्क जुकरबर्ग ने पिछले कुछ सालों में बहुत जल्दी तरक्की की है और वो इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि जब भी उनको कोई विरोधी निकल के आता है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो उनका क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम हो, जब भी इस तरह के इनके कोई भी विरोधी निकल के आते हैं, इनको लगता है कि ये मार्केट में हमसे ज्यादा आगे निकल जाएगा, तो वो उसको वहीं की वहीं खरीद लेते हैं। ये जो पॉलिसी है इसके खिलाफ काफी लोग एक्टिव हो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं यूएस में कि इस चीज को रोका जाए। अगर आपको कंपटीशन करवा, अगर आपको मार्केट में जो इनोवेशन को जिंदा रखना है, नई नई चीजें निकल के आए उस चीज को प्रमोट करना है इनोवेशन को, तो आपको एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट में रखना पड़ेगा। उसके लिए ये जो पॉलिसी है कि जब भी हमें कोई लगे कि हम कोई नई कंपनी उभर के आ रही है तो हम कुछ भी करके उसको ग्रैब कर लें, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मार्केट की हेल्थ है वो खराब हो जाएगी। सीधी सी बात कहने की यही है। इन्हीं चीज को लेके काफी जो विवाद हुआ है उसी पे आर्टिकल था। एक ही आर्टिकल है हजार्डस आइडिया फॉर हिमालय। हिमालय में अभी कुछ दिन पहले चाइना की न्यूज आई थी कि वहां पे वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। उनका प्लान है 2021 से लेके 25 तक। कहाँ पे? यारलुंग जंगबू रिवर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र, इस नदी के किनारे वो प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है। आप चाहे वो चाहे मान लो ये हिमालय है अपना, ये हिमालय एरिया है, आप चाहे इंडियन साइड से कुछ भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो चाइनीज साइड से कंस्ट्रक्शन हो, जो सबसे ज्यादा डैमेज अगर किसी का हो गया वो किसका होगा? हिमालय का।
और ये एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, एक तो बायोडाइवर्सिटी के लिए सेंसिटिव एरिया है, ऊपर से हिमालय है, उसकी अपनी कुछ अंदरूनी हलचलें हैं, जोग्राफिक मूवमेंट है, उसकी वजह से भी हिमालय में काफी प्लेट्स के नीचे, वहाँ की जो प्लेट्स हैं, भूगर्भिक प्लेट जिसको बोलते हैं, उनमें हलचल होती रहती है, तो उसकी ऊंचाई भी बढ़ रही है। इन सब के अलावा भूकंप का आना बहुत आम बात है इधर, और अगर इधर भूकंप आता है तो बहुत ही वल्नरेबल होता है, कहाँ के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि ये पहाड़ों पर रह रहे हैं ना, अगर यहाँ पर हल्का सा भी झटका लगता है तो इन सबसे ज्यादा खतरा इन लोगों को होता है। अगर किसी तरह का यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा वो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन पर होगा। हालांकि चाइना ने बोला है वहाँ पे कि हम इंडिया, भूटान और बांग्लादेश इन सब देशों से बात करेंगे, उसके बाद सबको भरोसे में लेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे कुछ करेंगे, क्योंकि चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो हिमालय के आसपास का कंस्ट्रक्शन हो, कुछ भी कंस्ट्रक्शन होगा तो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होगी, पलायन करेगी। और अगर यहाँ पे हम कंटिन्यू कंस्ट्रक्शन करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो यहाँ की जमीन है बहुत ज्यादा नाजुक हो जाएगी, तो थोड़ा सा भी झटका, थोड़ा सा भी भूकंप का झटका ये सहन नहीं कर पाएगी। अभी हम पहले भी देख चुके हैं, पिछला इतिहास उठा के देखेंगे तो यहाँ आसपास जब भी कोई ऐसी आपदा आती है तो वो आपदा बहुत बड़े लेवल पे आती है, चाहे वो बाढ़ हो या भूकंप हो। ठीक, तो इन्हीं चीजों को लेकर डिस्कस किया है कि चाहे वो इंडियन साइड से हो, चाहे वो चाइना साइड से हो, किसी भी तरह का कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट यहाँ बनाएंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा टेक केयर की जरूरत होगी, क्योंकि काफी सारी पॉपुलेशन है, एक तो ऑलरेडी यहाँ की पॉपुलेशन ग्लोबल वार्मिंग से इफेक्टेड हो रही है, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो ग्लोबल वार्मिंग से अफेक्टेड है। इस इन सब के अलावा भी अगर आप यहाँ पे कुछ मैनुअल एक्शन लेके आएंगे, कुछ नए नए प्रोजेक्ट लेके आएंगे जो वहाँ की जमीन, वहाँ का बायोडाइवर्सिटी, वहाँ के लोगों को अगर अफेक्ट करेगी तो ये पूरी एरिया खतरे में पड़ जाएगी। इस चीज को लेके ये आर्टिकल था, काफी डीप में है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक और है क्लीनर एयर। अभी आप आजकल न्यूज में कंटिन्यू सुन रहे होंगे कि दिल्ली की एयर क्वालिटी पुअर से वेरी पुअर एंड वेरी पुअर टू सीवियर ट्रांसफर हो रही है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया था मैंने आप सबको, और इनको 6 भागों में बांटा गया है, गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड देन सीवियर। इस पे हमारे डिटेल वीडियो पड़ा हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स के नाम से, एयर क्वालिटी इंडेक्स के नाम से। तो और उसमें सफर के बारे में ही बताया गया, व्हाट इज सफर। तो उस पे आप पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये इतना इशू क्यों हो रहा है, इस चीज को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर इतना बवाल क्यों है। और आप न्यूज अगर कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दिल्ली की एयर क्वालिटी के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होता है, एनसीआर के बारे में। तो इस आर्टिकल का कहना यह है कि अगर हमें हवा, जो एयर है, ब्रीदेबल करनी है, अगर हमें हवा ऐसी बनानी है कि उसको हम एटलीस्ट अगर हम सांस लें तो जिंदा रह पाए, बीमारियों से घिरे ना, तो उसके लिए हमें बहुत सारे इनोवेशन की जरूरत है। क्योंकि इंडिया में 250 अगर ऐसे मॉनिटरिंग स्टेशन है जो अभी काम कर रहे हैं, और 800 से ज्यादा ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं उसको, and more than 800 ambient air quality monitoring stations operating across the country, and more than 250 continuous ambient air quality monitoring stations अभी हैं। तो ये जो डाटा दिया गया है, इन सब के बावजूद भी अगर हवा ठीक नहीं हो रही है तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं एयर पॉल्यूशन को लेके। और बहुत सारे एफर्ट किए गए हैं, सिटीजन्स भी इसमें एफर्ट करते हैं, बहुत सारे कैंपेन चलाते हैं एयर पॉल्यूशन को लेके कि इनका इफेक्ट ह्यूमन जो हेल्थ है उस पर बहुत ज्यादा खतरे में है, तो लोग खुद से अवेयर हो। फिर भी इन सब एफर्ट्स के बाद भी कुछ और हमें करना होगा, सिस्टमेटिक चेंजेस करने होंगे, कुछ पॉलिसीज बनानी होंगी, स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम करना होगा, क्योंकि हमारा जो बजट एलोकेशन है वो एयर पॉपुलेशन को लेके धीरे धीरे बढ़ रहा है 2018-19 से लेके 20-21 में थोड़ा और बढ़ा है, पॉपुलेशन भी बढ़ी है, और इसलिए ये एयर को मेंटेन करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसको जो पैनल है वो बताते हैं कि एनसीआर में और उसके आसपास के एरिया में सरकार इतना काम कर रही है, उसके बाद भी कुछ हो नहीं पा रहा है। सरकार ने BS4 से BS6 की तरफ मूव किया है अपनी गाड़ियों में, जिससे कि इको फ्रेंडली सिस्टम जनरेट हो। उसके अलावा हम ई मोबिलिटी, मतलब ऐसे हमने देखे होंगे ना, ई रिक्शा वगैरह, इन सब पे भी काम कर रहे हैं। इसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आ रही है जिससे कि जो इंडोर एयर पॉल्यूशन है रूरल एरिया में
वहाँ पे खत्म हो, क्यों कैसे खत्म होगा, जब हम एलपीजी का कवरेज बढ़ाएंगे। अभी तक लोग वहाँ पे उपले जलाते थे, ईंधन लकड़ियाँ जला देते थे। इन सब के बाद पॉल्यूशन को अगर कंट्रोल करना है तो हमने एलपीजी कनेक्टिविटी बढ़ाई, एलपीजी कवरेज बढ़ाया। फिर भी सरकार को बहुत सारे एफर्ट्स अभी लेने हैं, क्योंकि एयर पॉल्यूशन में यूएनडीपी भी कंटिन्यू बोलता आ रहा है कि हम अगर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी इफेक्टेड होगी। इकोनॉमी क्यों प्रभावित होगी, क्योंकि लोग जो है वो प्रभावित होंगे, वहां से उनकी हेल्थ पे आपका खर्चा बढ़ जाएगा। अगर उनकी हेल्थ पे खर्चा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, अगर आप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं कहाँ पे, लोगों को ठीक करने में, बीमारियों में, तो आप खाने पीने का अपना रहन सहन कैसे मेंटेन कर पाएंगे। अगर एक परिवार की बात करें तो जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तब आपका फैमिली स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड है जो वो बढ़ पाएगा। तो वो किसी भी देश की इकोनॉमी के साथ भी लागू होता है। सरकार अगर दवाइयों पर खर्च करेगी तो बाकी चीजों पे, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब पे कैसे खर्च कर पाएगी। तो इसलिए यूएनडीपी भी लगातार इस चीज को बहुत ज्यादा फोर्स करता रहे कि कैसे भी करके आप अपनी एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करिए। इनके हिसाब से जो आर्टिकल है उनके हिसाब से कहना है कि बहुत सारे सरकार के सपोर्ट की जरूरत है, जैसे कि बहुत छोटे छोटे एंटरप्राइजेस हैं वो आपस में एयर पॉल्यूशन को लेके नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, मार्केट में लेके आए, उसमें उस क्षेत्र में इनोवेशन करें। जब तक इनोवेशन नहीं होगा एयर पॉल्यूशन को लेके, तब तक एक जो प्रॉब्लम है कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगी। कई सारे टेस्टिंग हो और उसके बाद इनोवेशन के जो सॉल्यूशन है वो निकले, सर्टिफिकेट दिए जाए, एक स्टैंडर्ड बनाया जाए जिससे उस स्टैंडर्ड पे कोई भी नया इनोवेशन निकल के आए तो वो हम उसको चेक कर पाए। और जब वो इनोवेशन हो तो उसके बाद उसका कॉपीराइट का सिस्टम भी रहता है। अगर कोई भी देश कुछ अच्छी सी खोज कर रहा है किसी चीज को लेके तो उसका कॉपीराइट का भी एक मेन इशू रहता है। तो आप कॉपीराइट से संबंधित समस्या अक्सर हम अपने देश में देखते हैं कि कॉपीराइट से संबंधित समस्या अचानक सॉरी यूएस के साथ और अन्य देशों के साथ हमारे विवाद होते रहते हैं। और इस चीज को लेकर अगर आप ठीक करेंगे तो आप अपने देश में जो इनोवेशन पावर है, फंक्शन है, उसको बढ़ा पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर को लेके आइए इस क्षेत्र में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काफी पोटेंशियल है, जिससे कि ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाए और इकोसिस्टम को हेल्दी कर पाए। ये पूरा आर्टिकल का सार था कि सरकार को बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की जरूरत है और स्ट्रेटेजिक चेंजेस करने की भी जरूरत है। आगे देखते हैं क्या है। फर्स्ट पेज की न्यूज़ आपके कुछ खबरें होती हैं जो पेज नंबर 10 पे भी होती हैं। एक नई मेंढक की नई प्रजाति है, इसका साइंटिफिक नेम है मर्क्यूराना मैरिस्टिकैपेलस्ट्रिस। मर्क्यूराना मैरिस्टिकैपेलस्ट्रिस ये है फ्रॉग। कैसा फ्रॉग है ये? आर्बोरियल स्पीसीज है, एंडेमिक है वेस्टर्न घाट के लिए। आर्बोरियल स्पीसीज वो होती हैं जो पेड़ों पर रहती हैं, पेड़ों से संबंधित होती हैं। तो ये मेंढक की प्रजाति ऐसी है जो पेड़ों पर रहती है। इसकी वहाँ पे एक यूनिक ट्रेट है, इसमें कुछ ब्रीडिंग को लेके उनकी जब जो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसमें उनके यूनिक ट्रेट्स हैं। और इस चीज इसलिए ये आज न्यूज में आया हुआ है। और ये कहाँ पे पाई गई है? वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट आप जानते हैं ना, इंडिया का ये वाला एरिया, ये वेस्टर्न घाट है। बायोडाइवर्सिटी से रिच है ये एरिया, पूरा हॉट स्पॉट माना जाता है। इसमें नई नई प्रजातियां निकल के आती हैं और जो ये निकल के आया है मैरिस्टिका ट्री फ्रॉग, ये भी यहाँ की एंडेमिक स्पीसीज है। आगे देखते हैं कौन सी न्यूज है। एमएसएमई को लेकर जो सरकार की स्कीम आई थी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसमें सरकार को एमएसएमई को लोन देना था, उसी लोन को लेकर जो प्रोसेस है तो वो उसमें काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस लग गए हैं कोरोना की वजह से। इसलिए जो फंडिंग है वो बहुत धीरे हो पाई है। उनको जो कर्ज बांटा गया है वो काफी स्लो प्रोसेस हुई है। किसको? एमएसएमई। जो एमएसएमई कौन कौन से होते हैं? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो छोटे छोटे उद्योगों को शुरू करते हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार इनको लोन देती है सस्ते दर पे, इसलिए एमएसएमई अपनी इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये खबर आज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये खबर है 17 दिसंबर के लिए इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि 17 दिसंबर को होगी मोदी एंड हसीना, शेख हसीना जी जो है बंगाल की प्रधानमंत्री, उनकी होनी है वर्चुअल मीट। और उस मीट के बारे में डिस्कस किया जाएगा 17 दिसंबर को। तो क्या होगा उसके बारे में बताएंगे। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉइंट्स रहेंगे इस मीटिंग के। और इसके अलावा भी जो सीएए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको लेकर बंगाल के कुछ इशू हैं, बांग्लादेश के।
उस बांग्लादेश के इशू को सरकार इस मीटिंग में शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगी और अपने कुछ है प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि 12 किलोमीटर का एक रेल लिंक बनना है, चेलाहाटी हल्दीवाड़ा, इस लिंक को बनाने में इसके जो कंस्ट्रक्शन को लेकर भी बात होगी। तो ये न्यूज आज इम्पोर्टेंट नहीं है, ये न्यूज होगी 17 दिसंबर को, क्या क्या निकल के इसमें आता है। ठीक, ये एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई है। इन्होंने कहा कि अगर आप को अपने देश में वैक्सीन को लेकर थोड़ा ट्रस्ट जनरेट करना है, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है अपने देश में कि हमारे देश की पॉपुलेशन है, मोस्ट पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही है। क्यों ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, इसके भी अपने इश्यूज हैं, क्योंकि इनका ट्रायल को लेकर थोड़ा शक है और ये पूरी प्रोसेस फॉलो की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में की जा रही है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिए जाने की बात कर रही है, वो अपने आप में एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करता है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अपने देश में आपको वैक्सीन लिटरेसी पे भी खर्च करना पड़ेगा। वैक्सीन लिटरेसी मतलब क्या है कि अगर आप वैक्सीन बना रहे हैं, स्पेशली अगर हम कोरोना की बात करें तो सॉरी, तो इस वैक्सीन का जो पूरी प्रोसेस फॉलो कैसे हुई है उसको लेकर आम आदमी को भरोसे में लेने की बहुत जरूरत है। आम आदमी को ये ना लगे कि ये चोरी छुपे प्राइवेट कंपनियों से साठ गांठ करके कोई भी ऐसे मार्केट में दवा लेके आ गई है, उनको भ्रम ना हो, क्योंकि आने वाले टाइम में जो आम आदमी है वो वॉलंटियर की तरह काम करेगा इस वैक्सीनेशन की प्रोसेस में, तो इसलिए इनका ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं कि पहले कोई वैक्सीन जब बनती है तो उसको पहले एनिमल ट्रायल पे ले जाते हैं, एनिमल के बाद फिर उसको ह्यूमन ट्रायल पे ले जाते हैं। इसमें कुछ लोग वॉलंटियर करते हैं, खुद से आते हैं सामने कि हम पे टेस्ट करके देखिए। इसके बाद इनके फिर रिजल्ट चेक किए जाते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो पूरा डाटा निकल के आता है। वो डाटा बताता है कि कितने लोगों पे वैक्सीन टेस्ट की गई और कितने लोग सक्सेसफुल रहे, कितने लोगों पे नेगेटिव इफेक्ट किया, कितने लोग मर गए। इवन सारी जो डाटा है वो आम आदमी तक अगर आप ये सब चीजें लेके जाएंगे, पूरी प्रोसेस को लेके जाएंगे, तब शायद उसको आपकी जो वैक्सीन का जो पूरी प्रोसेस है, वैक्सीन जो बन के आई है उस पर ट्रस्ट हो सके। ये ट्रस्ट पैदा करने के लिए इनका कहना है कि जो वैक्सीन लिटरेसी है उस पर सरकार को थोड़ा फोकस करना चाहिए। और ये न्यूज भी है कि जो ट्रायल्स हैं उन पे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना है। जितने जितने ट्रायल्स हैं, चाहे वो आईसीएमआर की तरफ से हो और डीजीसीआई जिसको अगर परमिशन देती है किसी भी वैक्सीन को, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी। चाहे अभी अभी तो बहुत सारी वैक्सीन मार्केट में आ गई है, फाइजर की तरफ से बहुत ज्यादा सबसे पहले अपील फाइजर की तरफ से की गई थी, पता है आपको। फाइजर के बाद फिर कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये सब दवा वैक्सीन आई है। इन्होंने भी डीजीसीआई के सामने, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के सामने अप्लाई किया है कि हमको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से ये भी कोशिश है कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में लाने के लिए भी हमारे अपने ट्रायल्स हैं, तो अगर हम फाइजर को भी लेके आएंगे तो उसके बाद भी हमारे जो ट्रायल्स हैं वो पूरे किए जाएंगे और अपने जो देशी कंपनियां हैं उनके ट्रायल्स भी पूरे किए जाएंगे। उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगी, किसी भी तरह का हम रिस्क नहीं ले सकते। वैक्सीन सही हो भले ही हमें कुछ दिन बाद मिले, ऐसा सरकार का मानना है। वायरस का कोरोना वायरस है, उसका जो सैंपल है उसमें भी मिला है सीवेज सैंपल, मतलब जो मल मूत्र होता है। आईसीएमआर की स्टडी बताती है अगर ऐसा हो जाता है तो हम वाटर सर्विलांस को मॉनिटर करके हम वायरस की एक्टिविटी चेक कर सकते हैं। पोलियो वायरस है वो भी सीवेज में मिल जाता है, तो उसका हम वाटर सर्विलांस को मॉनिटर करते हैं और पोलियो की स्थिति को हम जान सकते हैं। ये थी न्यूज, क्योंकि जहाँ सीवेज ट्रीटमेंट अगर हम करेंगे किसी एरिया का, अगर वहाँ के हेल्थी एरिया है तो उसमें वायरस नहीं मिलेगा। अगर वहाँ में किसी को भी कोरोना है, उस एरिया में इन्फेक्टेड लोग हैं, तो सीवेज है, वहाँ जो पानी है, गटर एक तरह से बोल सकते हैं उसको, उस सीवेज वाटर में आपको वायरस का सैंपल मिलने से आप इसको पकड़ सकते हैं आसानी से। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है कि तो गरीबी बढ़ रही है, ठीक, ऊपर से आपका पेंडेमिक आ गया। जब दोनों चीजें मिल गई तो चाइल्ड मैरिज है वो जल्दी होने लगी है, क्योंकि लड़कियों के साथ तो समस्या ये है कि वो तो वैसे ही बोझ मानी जाती है, खासकर गरीब घरों में, तो उनकी जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा। तो
तो इस तरह से एक तरह से बाल विवाह जो सरकार बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल कर पाई थी, धीरे धीरे पेंडेमिक की वजह से और पॉवर्टी की वजह से वो फिर बढ़ रही है। आगे देखते हैं क्या है। ये न्यूज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्रेक्जिट नेगोशिएशन चल रहा है कंटिन्यू ब्रिटेन में और यूरोपियन यूनियन में, और अभी तक कोई भी सॉलिड रिजल्ट निकल के नहीं आया है इस चीज को लेके। और लगातार वार्ताएं इनकी हैं, वो अलग अलग दौर में होती रहती हैं, वो जारी है। नाइजीरिया में स्कूल पर अटैक हुआ, उसके बाद 400 स्टूडेंट वहाँ गायब हुए हैं, ये एक न्यूज थी। AK-47 राइफल मिली है। तो ये एक तरह से टेरर अटैक माना जा सकता है। वहाँ पे बोको हराम है जो वहाँ के लोकल ग्रुप, उसका अटैक भी माना जा सकता है। लेकिन ये स्कूल पर अटैक हुआ, ये बहुत ज्यादा मतलब शेमफुल एक्ट था ये साइंस टेक के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज है। चाइना ने अपना एक मून प्रोब भेजा था, वो अब अर्थ पे वापस आ रहा है, और शिनजुआन की न्यूज एजेंसी है, ऐसा उन्होंने रिपोर्ट किया है। ठीक है, और ये अर्थ पे आप कब लैंड करेगा आने वाले टाइम में, ये लगभग 23 दिन लेगा अर्थ पे आने में। तो इस ये जो नाम है इस प्रोब का, चेंज 5 स्पेसक्राफ्ट है जो ये वहां से ब्लास्ट ऑफ कर रहा है वहां की अर्थ मून के सरफेस से, और ये अर्थ पे लैंड करेगा। तो वहां के जो सैंपल है, वहां की जो जमीन है वहां का सैंपल लेके आएगा, उस पर फिर साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे क्या मिलता है उन्हें वहां पे। पानी है, बर्फ है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या वहां पे अगर लाइफ हो सकती है, पॉसिबल है, इन सब के बारे में साइंटिस्ट बताएंगे फिर। और यूनाइटेड स्टेट एंड रसिया के बाद ये थर्ड कंट्री है जो अपना लूनार सैंपल कलेक्ट कर रही है। आगे देखते हैं। और इस तरह आपकी आज की ये न्यूज एनालिसिस जो सेशन है वो एंड होता है। और इस सेशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज हो, कोई भी सॉरी न्यूज नहीं, कोई भी आपकी क्वेरीज हो, और क्वेरीज के अलावा आपके कुछ सुझाव हो, तो आप हमें जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स हाजिर है, किसी भी तरह का कोई सवाल है पूछना है पूछ सकते हैं। और हमारे संस्थान के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए, उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हमारे दूसरे वीडियोस देखिए, उसमें संस्थान के मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करके किसी भी तरह की जानकारी को ले सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपकी सारी क्वेरीज को शॉर्ट आउट करने की। और इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।